मिसलेनियस ऑडिट ये टॉपिक क्या बात करता है कि तुम जब है ना अलग अलग चीज का ऑडिट करने जाते हो तो उनमें क्या क्या चीज देखते हो, ये बात ये करता है मिसलेनियस ऑडिट। जैसे तुम ऑडिट ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स अगर करते हो, किसी कंपनी का शेयर्स और डिवेंचर अगर चेक करने बैठते हो उसमें क्या क्या देखो। तो पहले यहाँ पे बताया कि अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय कंपनी, शेयर्स और सिक्योरिटीज होता क्या है। तो सीधा बात है, शेयर्स और सिक्योरिटीज का मतलब कंपनी जब यहीं से पैसा अरेंज करता है तो अगर कंपनी का उसको ओनर बना रहा है सामने वाले को तो शेयर इशू करता है, और अगर उससे लोन की तरह पैसा ले रहा है पब्लिक से तो उसको डिवेंचर इशू करता है। तो हाउ टू चेक, सबसे पहले हम चेक करेंगे अलॉटमेंट कि शेयर ठीक से अलॉट हुआ है कि नहीं और डिवेंचर ठीक से मिला है कि नहीं। तो देखो अलॉटमेंट में क्या क्या चीज चेक करेंगे कि स्टडी द कॉन्ट्रैक्ट परसुएंट टू विच द इशू इज मेड। जिनको भी हम शेयर और डिवेंचर इशू किए हैं उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, वो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर देखेंगे, किस वैल्यू पे दिए, और अगर कोई डिटेल है उससे पैसा रिलेटेड तो वो देखेंगे। उस डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे जिसके थ्रू वो शेयर या डिवेंचर इशू किए। एग्जामिन करेंगे प्रोस्पेक्टस को, कंपनी अगर शेयर बेचता है तो वाले प्रोस्पेक्टस रिलीज करता है, लॉ में पढ़े हैं, तो वो प्रोस्पेक्टस को एग्जामिन करेंगे कि उस प्रोस्पेक्टस में कितना पैसे का बात लिखा हुआ है, उस प्रोस्पेक्टस में कब तक शेयर दे देने का बात लिखा हुआ है, अंडर राइटर कौन है, ये सब चेक होगा। प्रोस्पेक्टस में अगर लिखा है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कितना होगा, जैसे एक रूल होता है कि अगर कंपनी मान लो 1 लाख शेयर बेच रहे हैं तो उसका 90% शेयर कम से कम बिकेगा अगर पब्लिक सब्सक्राइब करने को तैयार है, मतलब 90,000 शेयर, तब तो ये शेयर इशू पूरा होगा। लेकिन 90 से कम अगर पब्लिक सब्सक्राइब करता है तो फिर जितना लोगों से पैसा लिया वो लौटा दो और ये शेयर इशू कैंसिल कर दो। मतलब मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना ही चाहिए। तो हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम 90% या जो भी मिनिमम का रूल है वो सब्सक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं। टू चेक वेदर द सम पेएबल ऑन एप्लीकेशन फॉर द अमाउंट सो स्टेटेड हैव बीन पेड। जो लोग अप्लाई किए हैं शेयर के लिए वो लोग अमाउंट पेड किए हैं कि नहीं, उनका चेक मिला है कि नहीं, उनको चेक से पेमेंट होना चाहिए, कैश में नहीं। तो अगर मस्कूर मेरी कंपनी का 1000 शेयर ले रहा है और एप्लीकेशन मनी 4 रुपये है तो मस्कूर क्या हमको 4000 रुपये का चेक भेजा है कि नहीं, या ऑनलाइन ट्रांसफर किया है कि नहीं सीएस के थ्रू, तो ये भी चेक करेंगे। टू चेक वेदर द अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन शैल नॉट बी लेस देन, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल। हम अभी बोला था ना कि 90% शेयर मिनिमम पब्लिक सब्सक्राइब करना ही चाहिए। वैसे ही एक और भी रूल है, अगर मेरे एक शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये है तो मिनिमम 5% हमको एप्लीकेशन में लेना ही है। 10 रुपये का 5% 50 पैसा होता है। वैसे अगर 100 रुपया का है तो 5 रुपया, तो मिनिमम 5% मनी एप्लीकेशन में मिल जाना चाहिए। या फिर अगर कंपनी उससे ज्यादा का कोई अमाउंट लेने का बात की है कि नहीं मिनिमम 5% नहीं मिनिमम 20% मिलेगा तो फिर ठीक है। प्रोस्पेक्टस में तुमको लिखना पड़ेगा कि मिनिमम कितना रुपया एप्लीकेशन के टाइम में पब्लिक को देना ही पड़ेगा, तब तो उनका एप्लीकेशन लेंगे, वरना उनका एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे। तो वो जो भी तुम लिखे हो जितना परसेंटेज मिनिमम उतना परसेंटेज पब्लिक से पैसा आया कि नहीं आया ये तुम चेक करोगे। एग्जामिन द बोर्ड मिनट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटीज इशूड। क्या पर्पस के लिए ये शेयर डिबेंचर बेचे हो, उस पैसे को कहाँ यूटिलाइज करोगे, ये तुम्हारे कंपनी के बोर्ड मिनट्स में मेंशन होता है। जब कंपनी पहली बार शेयर बेचने उतरा होगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग हुआ होगा। तो भैया जी अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग हुआ था तो उस मीटिंग में ये तो डिसाइड हुआ होगा ये पैसा का क्या करने वाले, ये जो शेयर डिबेंचर बेच के पैसा आएगा इस पैसे का कहाँ काम लगाएंगे। तो चेक करो उस पर्टिकुलर काम के लिए पैसा यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं। हाँ बोलो। प्रोस्पेक्टस में भी तो लिखा होगा ना। हाँ वही तो, नहीं प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है लेकिन प्रोस्पेक्टस में जनरल बातें लिखी होती है, पूरा एग्जैक्टली नहीं लिखा होता है क्या काम लगेंगे, लेकिन बोर्ड मिनट में वो एग्जैक्टली डिसाइड होता है। तो जिस पर्पस के लिए एग्जैक्टली डिसाइड हुआ उस पर्पस के लिए काम लगा कि नहीं, कोई और काम तो नहीं लगा लिया पैसा आने के बाद। अगर एप्लीकेशन का पैसा रिफंड करना पड़ा तो पूरा रिफंड हुआ है कि नहीं विद इन 30 डेज।
है ना, 30 दिन के अंदर refund 30 दिन के अंदर रिफंड हुआ है कि नहीं। टू चेक वेदर द कंपनी इज फाइल, और आरओसी को कंपनी ये पूरा अलॉटमेंट का डिटेल सबमिट किया है कि नहीं। तो तुम एज ऑडिटर ये सब चेक करते हो, ठीक है। अब आता है ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर कंपनी शेयर कैपिटल को चेंज करेगा तो उसमें तुम क्या क्या चीज चेक करोगे। मान लो मेरा पहले से 1 लाख का शेयर कैपिटल बेचा हुआ है, हाँ, हम उस कैपिटल का वैल्यू को कम या बेसी कर रहे हैं, मतलब एक शेयर का दाम 10 रुपया था, हम उसको 10 की जगह 8 रुपया फुल वैल्यू कर रहे हैं, या 10 की जगह उसका 12 रुपया वैल्यू करने जा रहे हैं। हाँ, हम जो भी ऑल्ट्रेशन कर रहे हैं शेयर कैपिटल में चेंजेस, हाँ, तो वो हम उसमें क्या क्या चेक करेंगे एज ऑडिटर। पहला बात तो ये चेक करेंगे कि कंपनी का आर्टिकल्स में इसका परमिशन है। तो कंपनी का एओए होता है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, है ना, हाँ, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, तो उसमें इसका परमिशन है तो ये चेंज करने का। कंपनी बोर्ड मीटिंग का मिनट्स में क्या रिकॉर्ड किया है, उसका रिजोल्यूशन पास किया, मतलब पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इसका डिसीजन पास हुआ है क्या, और शेयर होल्डर से भी अप्रूवल लिए हैं क्या। कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल को चेंजेस, देखो अगर कंपनी का शेयर कैपिटल चेंज हो रहा है और मेमोरेंडम आर्टिकल में ये बातें तो लिखी होती है कि शेयर कैपिटल कितना होगा, और ये मेमोरेंडम आर्टिकल सब पब्लिक को बांट दिया जाता है। तो अब अगर कैपिटल चेंज हो रहा है तो जिनको जिनको ये मेमोरेंडम आर्टिकल का कॉपी दिया गया था पुराना वाला, उनसे वापस मंगवाओ और उनको नया वाला कॉपी दो, क्योंकि अब तुम्हारा ऑल्ट्रेशन हुआ है तो मेमोरेंडम आर्टिकल में वो बातें चेंज लिखी होनी चाहिए। हाँ, तो उसका कॉपी दो उनको, तो दिया गया है कि नहीं, मेमोरेंडम आर्टिकल में चेंजेस किया गया है कि नहीं। मेमोरेंडम अगर नहीं हुआ आर्टिकल ऑब्टेन द रीजन फॉर, अगर मेमोरेंडम आर्टिकल में ऑल्ट्रेशन नहीं हुआ है तो कंपनी गलती है, कंपनी का हम रिपोर्ट में लिखेंगे कि हमने ब्लंडर की है। नहीं, अगर वो चेंज भी करता है लेकिन शेयर होल्डर के पास मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल दिया नहीं है तो नया वाला नहीं दिया है, भेजा नहीं है, नहीं हाँ, भेजना नहीं। पड़ेगा, फाइन पेनल्टी है वरना। फाइन पेनल्टी है। और ये मेमोरेंडम आर्टिकल में जो चेंजेस हुआ उसका रीजन भी रिकॉर्ड करना होगा कि ये चेंज क्यों किया है कंपनी, ये शेयर कैपिटल का ऑल्ट्रेशन क्यों किया है, उसका रीजन भी, खाली चेंज किया है वो नहीं, उसका रीजन भी रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर किसी शेयर होल्डर का वोटिंग परसेंटेज चेंज हो रहा है तुम्हारे इस कैपिटल बदलने के कारण, तो उनसे अप्रूवल लिया है कि नहीं। मस्कूर का पहले 10% वोटिंग पावर था मेरी कंपनी में, लेकिन हम ये ऑल्ट्रेशन किया उसके कारण उसका वोटिंग परसेंटेज 8% हो गया। तो उसका अगर वोटिंग परसेंटेज चेंज हो रहा है, पहला बात तो चेंज हो रहा है क्या, और अगर चेंज हो रहा है तो हमको उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। हम बिना मस्कूर के परमिशन के उसका वोटिंग पावर चेंज नहीं कर सकते। तो ये हम तुमसे परमिशन लिए हैं कि नहीं, और अकाउंट्स में इसका ठीक से एंट्री हुआ है कि नहीं, तो ये सब चीज चेक करेंगे। कंपनी बोनस शेयर देता है ना, फ्री में शेयर, हाँ, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं कंपनी उनको फ्री में शेयर बांटता है। हाँ, फ्री कई में। बार बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो बोलता है डिविडेंड नहीं देके बोनस शेयर देंगे, हाँ, या डिविडेंड भी देंगे और बोनस शेयर भी देंगे, बहुत प्रॉफिट हुआ है। तो उसको कैसे चेक, क्या क्या चेक करोगे उसमें। तो सबसे पहला बात तो वही आर्टिकल्स में उसका परमिशन है कि नहीं, बोनस शेयर देना कंपनी को अलाउड है कि नहीं, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जब बनाया था पहली बार उसमें लिखा हुआ है कि नहीं। सर अगर नहीं लिखा हुआ है तो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो वो भी देंगे। नहीं लिखा हुआ वो तो कैसे तो देंगे, पहले थोड़ी पता चलता है, पता थोड़ी चलता है। नहीं तो कैसे देंगे, आर्टिकल्स में तो परमिशन ही नहीं है इसका कंपनी को। बोलो सर, आर्टिकल को चेंज करवाइए ना, शेयर होल्डर का मीटिंग बुलाइए, हाँ। एसआर पास कीजिए, एसआर पास कीजिए और आर्टिकल को अमेंडमेंट कीजिए, ठीक है ना। ठीक है। कंपनी का बोर्ड मीटिंग का मिनट्स बुक चेक करो कि बोर्ड मीटिंग में उसका रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं, शेयर होल्डर का जनरल मीटिंग कॉल हुआ है कि नहीं, उनसे अप्रूवल लिया गया है कि नहीं। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आएगा। सर उनको आप बोनस शेयर नहीं दे सकते जिनका शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, मतलब उन्हीं मेंबर्स को बोनस शेयर मिलेगा जिनका फुल्ली पेड अप है। मतलब अगर एक कंपनी का 10 रुपया फेस वैल्यू है और कोई शेयर होल्डर है जिससे कंपनी कॉल मनी मांगा और वो 8 ही रुपया दिया अब तक,
₹2 का कॉल मनी उसका बाकी है तो उसको बोनस शेयर नहीं मिलेगा। हाँ, या तो वो ₹2 पहले उससे मंगवाओ फिर उसको बोनस शेयर, मतलब फुल्ली पेड अप करो फिर बोनस शेयर दो। ठीक है, ठीक है। तुम जो बोनस शेयर देते हो, देख मस्कुर, जनरली अगर किसी को शेयर देता है तो बैंक को इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री होता है, क्योंकि उसे जनरली पैसा मिल रहा है और शेयर दे रहे हैं। लेकिन बोनस शेयर में तो बैंक अकाउंट डेबिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैसा तो आ नहीं रहा, फ्री का शेयर है, फ्री में दे रहे हैं। हाँ, तो सर जनरल रिजर्व वगैरह या पीएल वगैरह यूज होता है, उससे इसको देते हैं इक्विटी शेयर ये कैपिटल को, क्योंकि देखो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल तो होगा, शेयर जा रहा है तो, लेकिन पैसा आ नहीं रहा है तो डेबिट बैंक तो नहीं हो पाएगा। नहीं, लेकिन डेबिट कुछ तो करना पड़ेगा, जनरल एंट्री ऐसे थोड़ी पास होता है, कुछ डेबिट होगा कुछ क्रेडिट होगा तभी तो जनरल पास होगा। हाँ, तो सर जी डेबिट क्या करें, जनरल रिजर्व या पीएल को डेबिट कीजिए, तो तुम चेक करोगे वो हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात, कंपनी अगर ये जो बोनस शेयर दे रहा है वो अपनी जेब से दे रहा है तो उतने के लिए उसको एक CRR अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। याद है सम करते वक्त करते थे बोनस शेयर का कैपिटल, तो वो अकाउंट बना है कि नहीं, कंपनी वो एंट्री पास किया है कि नहीं। और CRR बनाने के लिए एसेट को जो रीवैल्यू करके, रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है ना, वो यूज नहीं कर सकते। तो जो कई एक रिजर्व ऐसे होते हैं जो फ्री रिजर्व नहीं होते, जिनको कंपनी यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो ये जो CRR क्रिएट हुआ ये जनरल रिजर्व या पीएल से क्रिएट हो सकते हैं, रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं। तो ये भी चेक करोगे कि कंपनी रिवैल्यूएशन रिजर्व को तो यूज नहीं कर लिया CRR बनाने में। ठीक है सर, कंपनी ना बोनस शेयर तब नहीं दे सकता अगर उसका कोई इंटरेस्ट का पेमेंट या कोई गवर्नमेंट का पेमेंट, पीएफ का पैसा, ग्रेच्युटी का पैसा देना बाकी है, डिवेंचर को रिडीम करने का डेट आ गया, रिडम्पशन नहीं कर रहा है। अरे लोगों का पैसा नहीं लौटा रहे हो, लोगों का ब्याज नहीं चुका रहे हो, एम्प्लॉयज को पैसा नहीं दे रहे हो, गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहे हो, प्रेफरेंस शेयर या इक्विटी शेयर डिवेंचर को रिडीम करने का डेट आ चुका है और रिडम्पशन नहीं कर रहे हो, और अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर बांट रहे हो फुकट में, ये तो अलाउ नहीं होगा ना। तो ये चेक करेंगे कि कंपनी कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट में तो डिफॉल्टर नहीं हुआ है, कोई सिक्योरिटीज का पेमेंट का डेट आ गया, मतलब डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर इनको रिडीम करने का डेट आ गया है और रिडीम नहीं किए, या फिर कोई स्टैट्यूटरी ड्यूज यानी गवर्नमेंट का पैसा रोक के रखे, कोई एम्प्लॉइज का पैसा रोक के रखे, ग्रेच्युटी पीएफ का पैसा रोक के रखे, तो सर आप बोनस शेयर नहीं दे पाओगे। ठीक है, और जो बोनस शेयर दोगे वो भी फुल्ली पेड अप होना चाहिए, मतलब पार्टली पेड अप बोनस शेयर। जिनका पार्टली पेड अप है उनको बोनस शेयर नहीं देंगे, और जो बोनस शेयर देंगे वो भी फुल्ली पेड अप होना चाहिए। और ये वाला पॉइंट भी बहुत काम का है। एक चीज और चेक करते हैं, देखो कंपनी क्या किया ना, कंपनी पहले डिविडेंड डिक्लेयर किया और बाद में बोला कि नहीं डिविडेंड नहीं देते हैं, बोनस शेयर दे देंगे। नहीं, ये नहीं कर सकता। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डिविडेंड तो देना ही पड़ेगा, मतलब डिविडेंड के बदले में बोनस नहीं दे सकते। तुमको बोनस शेयर देना है दे दो, डिविडेंड भी दो, बोनस शेयर भी दो, या डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करते, या डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करते, सीधा सीधे बोनस शेयर डिक्लेयर कर देते। लेकिन अगर एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हो तो ये नहीं कर सकते कि डिविडेंड के बदले बोनस शेयर दे देते। तो तुम ऐसे देना होगा तो फिर वापस बोलो। बोल रहे थे अगर डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर देना पड़ेगा तो उसको तो पूरा मेमोरेंडम में नहीं दे ही नहीं सकते, दे ही नहीं सकते। तुम एक बार डिविडेंड डिक्लेयर कर चुके हो तो फिर डिविडेंड दो, तुमको बोनस शेयर देना अलग से वो भी दे दो, बट डिविडेंड कैंसिल करके बोनस शेयर नहीं दे सकते। दो तरीका है, या तो डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करते, बोनस शेयर ही दे देते, या फिर अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया तो डिविडेंड भी दो, अब तुमको बोनस शेयर देना है तो अलग से वो भी दो। तो ये सब चीज हम लोग चेक करेंगे, कंपनी ये रूल तो नहीं तोड़ा है। पावर ऑफ कंपनी टू परचेज इट्स ओन सिक्योरिटी, कंपनी अपना ही शेयर बाईबैक करता है पब्लिक से। तो हम लोग बाईबैक में क्या क्या चीज चेक करेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे कंफर्म दैट बाईबैक वाज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, कंपनी को बाईबैक का परमिशन था कि नहीं आर्टिकल्स में।
अगर नहीं था तो आर्टिकल को चेंज करो। कंपनी का बोर्ड मीटिंग का मिनट चेक करेंगे, शेयर होल्डर से एसआर पास किया है कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है। हाँ, अगर बाईबैक 10% से कम है, अगर बाईबैक 10% से कम है तब फिर शेयर होल्डर से अप्रूवल का दरकार नहीं है, तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रेजोल्यूशन पास करने से ही चलेगा। लेकिन अगर बाईबैक 10% से ज्यादा है तो फिर आपको शेयर होल्डर से एसआर पास करना पड़ेगा। ठीक है। आप जिस सिक्योरिटी को बाईबैक कर रहे हो, जिस क्लास ऑफ इक्विटी शेयर को, वही क्लास का सेम शेयर आप दोबारा एक बार इशू नहीं कर पाओगे 1 साल तक। तो ये भी ऐसा ऑर्डर तुम चेक करोगे, कंपनी ऐसा तो नहीं करे। मतलब हम 10 रुपया फेस वैल्यू वाला इक्विटी शेयर बाईबैक किए और कुछ दिन बाद दोबारा 10 रुपया वाला इक्विटी शेयर फिर से इशू कर रहे हैं, तो बाईबैक ही क्यों किए थे? तो वो नहीं कर सकते 1 साल तक। तो ये भी एज ऑडिटर तुम चेक करोगे। सर अगर 10% से कम का बाईबैक कर रहे तो शेयर होल्डर से नहीं पूछना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद रिजोल्यूशन पास कर लेगा। लेकिन 10% से ज्यादा कर रहे हैं तो शेयर होल्डर से एसआर पास करना पड़ेगा। लेकिन 10% से भी कितना ज्यादा सर? कंपनी सारा का सारा शेयर एक बार में बाईबैक कर सकता है क्या? नहीं, मैक्सिमम 25%। मैक्सिमम 3 रूल है बेटा, 3 रूल है। 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और तीसरा बाईबैक के बाद पोस्ट बाईबैक तुम्हारा डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। डेप्ट बाई इक्विटी जो रेशियो आता है, तो ये तीनों रूल फॉलो हुआ है कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है। बाईबैक भी जो करेंगे वो फुल्ली पेड अप शेयर का बाईबैक होना चाहिए, पार्टली पेड अप शेयर बाईबैक नहीं होगा। बाईबैक के लिए सेबी से परमिशन लिया है कि नहीं, सेबी का रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं, स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि नहीं। एक बार अगर बाईबैक किया, अगले 1 साल तक दोबारा बाईबैक का काम नहीं कर सकते। ठीक है। इसके अलावा यहाँ काम का बात है, हाँ, ये जो बाईबैक करोगे तो शेयर्स तुम्हारा वापस आ गया कंपनी में। अगर फिजिकली बाईबैक कर रहे हो तो 7 दिन में वो शेयर डिस्ट्रॉय कर दोगे, वो शेयर तुम दोबारा इशू नहीं कर सकते। तो बाईबैक जिस दिन कंप्लीट हो गया पूरा, उसके 7 दिन में डिस्ट्रॉय कर दोगे। सर आजकल तो फिजिकली नहीं होता शेयर, सब ऑनलाइन शेयर होता है डीमैट अकाउंट में। कोई नहीं, 7 दिन में उसको पोर्टल से डिलीट कर दोगे। फिजिकली करते थे तो ला के फाड़ के फेंक दोगे, जला दोगे, और अगर ऑनलाइन है तो उसको ऑनलाइन में कैन डिलीट मार दोगे। मतलब वो शेयर दोबारा इशू नहीं हो सकता। एक बार बाईबैक किया तो अगले 6 महीने तक कोई भी शेयर इशू नहीं कर पाओगे। अरे बाईबैक करते समय तुम बोलो मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, और 6 महीने में तुमको फिर पैसे का दरकार पड़ गया। ऐसा क्या है तुम्हारे पास पैसा था? ठीक है। बाईबैक का रजिस्टर मेंटेन करोगे, किस किस से बाईबैक की हो, कौन कौन लोग हैं जो तुमको शेयर लौटाए हैं, उसका पूरा रजिस्टर बना के रखोगे। तो एज ऑडिटर तुम भी चेक करोगे वो रजिस्टर बनाए कि नहीं। बाईबैक के बाद आरओसी और सेबी को खबर की हो 30 डेज के अंदर, की हो या नहीं की हो, एज ऑडिटर तुम चेक करोगे। तो ये था शेयर्स का कहानी। अब आता है डिबेंचर्स का कहानी। तो डिबेंचर्स क्या होता है तो पता है, ये एक टाइप का कंपनी लोन लेता है पब्लिक से। ये लोग एक टाइप से लोन प्रोवाइडर या क्रेडिटर की तरह काम करते हैं। डिबेंचर लोगों को वोटिंग राइट नहीं होता कंपनी में, तो तुम उसमें क्या चेक करोगे? उनका जो ऑफर लेटर है वो चेक करोगे। जब पब्लिक को डिबेंचर इशू किया जा रहा है तो उसका एक ऑफर लेटर दिया गया होगा पहले। ठीक है। कंपनी में मेक द ऑफर ऑफ मेंबर एक्सीडिंग 500 इन नंबर। एक मिनट, यहाँ पे कुछ बोल रहा है। हाँ, अगर कंपनी का 500 से ज्यादा का शेयर, 500 से ज्यादा लोगों को डिबेंचर इशू कर रहा है, मतलब 500 से ज्यादा लोग मेंबर बन रहे हैं डिबेंचर के रूप में, तो तुमको एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, जो ये नजर रखेगा
कि वो डिबेंचर होल्डर का पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो ये भी चेक करोगे कि अपॉइंट हुआ है कि नहीं। सर 500 से कम मेंबर है तो तब डिबेंचर ट्रस्टी कंपलसरी नहीं है। एक कंपनी का आदमी रहेगा? नहीं 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 नहीं, आउटसाइडर। आउटसाइडर। इस मामले में वैसे ऑडिटर तुम्हारा क्या ड्यूटी है? तो द ऑडिटर शुड वेरीफाई द प्रोस्पेक्टस। इसका भी प्रोस्पेक्टस होता है डिबेंचर का, तो वो चेक करोगे। अमाउंट ठीक से कलेक्ट हुआ है कि नहीं, बुक्स में इसका एंट्री हुआ है कि नहीं। जिन जिन लोगों से पैसा लिया गया उनको कुछ तो स्लिप दिया हो ना पेमेंट का, तो वो स्लिप का एक कॉपी तुम्हारे पास भी रहना चाहिए। कब तो जॉब करते हो तो देखते होगे बिल के नीचे का एक कॉपी तुम्हारे पास रह जाता है। तुम डिबेंचर ट्रस्ट डीड ठीक से बनाए कि नहीं उसको एग्जामिन करोगे। एक डीड बनाना पड़ता है जिन जिन लोगों को डिबेंचर देते हैं उनके साथ। डिबेंचर के रूप में कंपनी अगर कुछ गिर भी रखा है तो वो एसेट सिक्योर्ड है कि नहीं, वो एसेट कंपनी बाद में बेच तो नहीं देगा। एज अ ट्रस्टी तुमको नजर रखना, एज अ ऑडिटर तुम चेक करोगे। सेबी का रूल फॉलो हुआ है कि नहीं वो चेक करोगे। और डिबेंचर अगर फुल्ली पेड अप इशू है किसी वेंडर को, कई बार होता है ना कंपनी डिबेंचर पैसा के लिए नहीं दे रहा है, किसी से मशीन खरीदा था, किसी से गुड्स खरीदा था, उसको देने के लिए पैसा नहीं है तो उसको बोला मेरी कंपनी का डिबेंचर ले लो। तो अगर वैसा कोई डिबेंचर इशू है तो उसका डिटेल चेक करोगे। एज ऑडिटर ये सब तुम चेक करते हो। अगला एक टॉपिक आता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर वर्सेस इंटरनल ऑडिटर। इन दोनों में क्या फर्क है? तो देखो यहाँ पे बोला स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर, वो भी जनरल मीटिंग में। लेकिन इंटरनल ऑडिटर खुद कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग अपॉइंट करते हैं। स्टैट्यूटरी ऑडिटर का मेन काम क्या है? वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है पूरा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर का जो जो मेन काम है उसका स्कोप ऑफ वर्क। लेकिन इंटरनल ऑडिटर का स्कोप ऑफ वर्क मैनेजमेंट खुद डिसाइड करता है उनके एग्रीमेंट में। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कैन बी रिमूव बाय शेयर होल्डर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर को हटा कैसे सकते हो? शेयर होल्डर ही हटाएगा। लेकिन इंटरनल ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वही लोग अपॉइंट किया, वही लोग हटा सकते हैं। इसका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? स्टैट्यूटरी ऑडिटर का सैलरी या फीस वगैरह शेयर होल्डर ही डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग में, लेकिन इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। इनका जो सबमिटेड, हाँ, स्टैट्यूटरी ऑडिटर को जो अपॉइंट किया है ना, ऑडिट रिपोर्ट भी उन्हीं लोगों को जाएगा। लेकिन बोर्ड ऑफ इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाता है। ये एक डिफरेंस बिटवीन, अच्छा तो एग्जाम में पूछता है। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज रिलेटिंग टू ऑडिट ऑफ इन्वेंट्रीज। स्टॉक का जब ऑडिट करने जाते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तुम अगर मेरा स्टॉक ऑडिट करने आए हो तो क्या क्या चीज चेक करोगे? क्या ऑडिट प्रोसीड्यूर होगा तुम्हारा? तो सबसे पहले बोला इन्वेंट्रीज एक टेंजिबल प्रॉपर्टी है, फिजिकल चीज है जो ऑर्डिनरी, पहले मीनिंग बताया है। इन्वेंट्रीज क्या होता है? स्टॉक, जो एक टेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसको कंपनी सेल के लिए रख के रखता है, जिसको कंपनी प्रोड्यूस करता है या खरीद के लाता है और आगे बेचता है पीछे की। तो यहाँ पे तुमको बता रहे हैं ये कुछ काम का आंसर, हाँ ये रहा। द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इन्वेंट्रीज हैव इम्पैक्ट ऑन और रिलेटेड टू ऑडिट प्रोसीड्यूर। ये कुछ काम का नहीं है, इसका प्रोसीड्यूर होगा कहीं पे। नहीं रुको, हाँ तुमको चेक करना है कि इन्वेंट्री जो है ना वो ऑब्सोल्यूट तो नहीं हो गया, मतलब पुराना तो नहीं हो गया, बिका नहीं है, या स्पॉइल तो नहीं हो गया, मतलब उसको क्या बोलते हैं, एक्सपायरी डेट तो नहीं हो गया है, बिका नहीं है, तो ये चेक करोगे। अगर कोई इन्वेंट्री है जो इमूवेबल है या मूवेबल है वो चेक करोगे कि उसको कहाँ कंपनी ले जाके रख रहा है, हटा रहा है तो कहाँ हटा रहा है। अलग अलग लोकेशंस में अगर स्टॉक रखता है तो वहाँ का भी चेकिंग होगा कि हर स्टॉक पे कितना जगह क्या पड़ा है। थर्ड पार्टी के पास कई बार कंपनी क्या करता है, अपना स्टॉक अपने गोडाउन में नहीं रख रहा है, किसी और के पास रखवा दे रहे हैं। होता है ना, अपने पास गोडाउन नहीं है, जगह नहीं है, दूसरा का गोडाउन लेके वहां रखवा देता है, तो उसका डिटेल चेक करोगी। इन्वेंट्री में एक प्रॉब्लम क्या होता है, अकेला उनका कोई वैल्यू नहीं है। मान लो मेरा 10-10 रुपए का एक आइटम है, तब 10 रुपए का एक आइटम गायब हो जाए
तो उसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे 10-10 रुपए के 1 लाख आइटम गायब हो जाएं तो बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, तो पॉइंट इज तुमको ये देखना है कि वो आइटम इंडिविजुअली कितना इंपॉर्टेंट है और मिल के भी कितना इंपॉर्टेंट है, उसका वैल्यू कितना है, वो सब चेक करोगे। उसका फिजिकल कंडीशन कंपनी ठीक से रख रहा है तो, कि ऐसे कहीं कूड़ा की तरह रख दे रहा है जो पड़ा पड़ा खराब हो जा रहा है। अगर कोई स्टॉक का तुम वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो, जैसे ज्वेलरी, तुम गैस के जज कर पाओगे कि ये 10 ग्राम 8 ग्राम है तो इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 22 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट बहुत होता है। तो तुम तो एज एन ऑडिटर इतने एक्सपर्ट थोड़ी ना हो कि इनका वैल्यूएशन समझ सको। तो भैया किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन ले लेना। वैसे ही अगर किसी का फिक्स एसेट चेक करने जाओ तो वहां क्या क्या देखोगे? तो पहले तो यहाँ फिक्स एसेट का मतलब बताया, जिसका मोर देन 1 ईयर यूज होता है, जो तुम्हारे काम आता है प्रोडक्शन के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो टेंजिबल होता है, जिसको देखा जा सकता है। ये तो फिक्स एसेट का मतलब था। आजकल फिक्स एसेट को क्या बोलते हैं पता है स्टाइलिश लैंग्वेज में? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब फिक्स एसेट आउटडेटेड वर्ड हो गया। हाँ, अब फिक्स एसेट आउटडेटेड वर्ड हो गया, बस पुराना जमाना का शब्द हो गया ये। आजकल क्या बोलते हैं फिक्स एसेट को? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, तो अब इनमें तुम क्या चेक करोगे? सबसे पहले बात चेक करोगे, कंपनी अगर खरीदा है तो उसका ट्रस्ट डीड, मतलब उसका परचेजिंग का कोई डॉक्यूमेंट। इसके अलावा कंपनी मीटिंग बुलाया होगा ना पहले कि ये एसेट खरीदना है, मैनेजमेंट का मीटिंग, शेयर होल्डर का मीटिंग नहीं। कंपनी एसेट खरीदते वक्त शेयर होल्डर से नहीं पूछेगा, वो उसका रोज का काम है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का तो मीटिंग हुआ होगा, वहां से तो अप्रूवल मिला होगा, फिर मशीन खरीदा होगा, बड़ा बड़ा एसेट। इसके अलावा तुम चेक करोगे, ये क्या हो गया? फिक्स एसेट बताते ओ नहीं, फिक्स एसेट नहीं पढ़ा रहे लोग। फिक्स एसेट तो यहाँ पढ़ा दिया। ये आ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर तुम किसी स्कूल का या कॉलेज का ऑडिट करने जाओ तो वहां क्या चेक करोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर किसी स्कूल या कॉलेज का तुम ऑडिट करने जाओ तो वहां क्या चेक करोगे? सबसे पहले चेक करोगे स्कूल या कॉलेज का कोई ट्रस्ट डीड होगा कि ये स्कूल बना है तो कैसे बना है, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, वो ट्रस्ट डीड साइन करोगे। क्योंकि स्कूल आजकल चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में काम करती है। दूसरा बात चेक करोगे, मैनेजमेंट का कोई मीटिंग वगैरह हुआ है स्कूल बनाने के लिए, जो बैंक अकाउंट ओपन करने का क्या खर्चा किस चीज के होगा उसको लेके, तो वो चेक करोगे। स्टूडेंट लोग का फीस रजिस्टर चेक करोगे। तो हर मंथ का जो फीस रिसिप्ट का डिटेल होता है ना, तो तुमको अगर एज ए स्टूडेंट तुम फीस पे की हो बेटा, तो स्कूल के पास भी तो कोई रिसिप्ट होगा, ये स्टूडेंट फीस दे के गए। तो वो रिसिप्ट का कोई फाइल बना के रखा होगा, तो वो चेक करोगे। तुमको कहीं से अगर कोई डोनेशन वगैरह मिला, ग्रांट वगैरह मिला, एज ए स्कूल मिलता है ना गवर्नमेंट से, तो उसका डिटेल चेक करोगे। हर मंथ स्कूलों को फीस का रजिस्टर मेंटेन करना होता है, किसका फीस आ गया और किसका बाकी है, और या कौन एडवांस में दे दिए, तो वो डिटेल चेक करोगे। किस किस का फीस अभी आना बाकी है, कितने स्टूडेंट का फीस आना बाकी है, अगर नहीं आया तो स्कूल क्या स्टेप लिया उनसे फीस रिकवरी का। स्कूल में जब एडमिशन वगैरह होता है उसका अलग से पेमेंट होता है स्कूल को। पहली बार जब एडमिशन लेने जाते हो तो अलग से पैसा देते हो ना, तो उस पैसे को कंपनी कहाँ, स्कूल कहाँ डालेगा, अपने पीएल में कि कैपिटल में? एडमिशन फीस नाम का जो पेमेंट करते हो ना स्कूल कॉलेज में, तो उसको पीएल में डालना चाहिए कि कैपिटल में? उसको तो पीएल में कैपिटल। बाबू एडमिशन फीस क्या हर साल मिलने वाला है जो पीएल में डालोगे? एडमिशन फीस तो पहली बार जब स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हो, एक 50,000 60,000 का बिगिनिंग में एडमिशन चार्ज देना पड़ता है ना। हाँ।
तो वो तो हर साल थोड़ी ना देते हो स्कूल में तुम। अब वो बाद में फिर थोड़ा सा कम लगता है। वो कम लगता है, वो ईयरली चार्ज हो गया। एक बल्क अमाउंट जो बिगनिंग में देते हो तो उसको कहाँ डालेगा स्कूल, कैपिटल में डालेगा। स्कूल अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे रहा है, स्टूडेंट को कोई कंसेशन या छूट दे रहा है, तो उसका डिटेल चेक करोगे कि क्यों छूट दे रहा है। इसको होता है ना, बहुत सारा स्टूडेंट का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग नहीं है तो स्कूल उनको थोड़ा छूट दे देता है फीस में। स्कूल अगर लेट पेमेंट पे कितना फाइन पेनल्टी लगा रहा है तो उसका पैसा ठीक से कलेक्ट कर रहा है कि नहीं। बहुत स्टूडेंट लेट फीस देते हैं तो स्कूल फाइन पेनल्टी लगा देते हैं, तो उसका डिटेल चेक करोगे। स्कूल का हॉस्टल वगैरह का जो है ना, स्कूल बहुत सारा हॉस्टल चलाता है, बहुत सारा स्कूल होता है जहाँ पे स्टूडेंट लोग रहते हैं, तो उनका हॉस्टल वगैरह का जो पेमेंट है उसका डिटेल चेक करोगे। अगर कोई पैसा उनको रिफंड मिलने वाला है स्टूडेंट को तो उसका डिटेल देखोगे। स्कूल का अगर प्रॉपर्टी खुद का नहीं है तो भाड़े पे है तो भाड़े का डिटेल देखोगे। स्कूल को अगर कोई डिविडेंड वगैरह आ रहा है, स्कूल कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, वहाँ से कोई पैसा आ रहा है तो वो चेक करोगे, मतलब स्कूल का कमाई चेक करोगे। स्कूल को कोई परमिशन वगैरह अगर लगता है तो वो परमिशन का पेपर चेक करोगे, वो एक्सपायर तो नहीं हो गया, दोबारा अप्लाई किया है कि नहीं स्कूल परमिशन के लिए। स्कूल को जो फीस रिकवरी नहीं होता है उसका स्कूल क्या एक्शन लेता है, ठीक है ना। स्कूल अगर कोई डिपॉजिट मनी लिया तो उसको अलग से लिख के रखा था, क्योंकि डिपॉजिट मनी तो लौटाना पड़ेगा ना स्टूडेंट जब वापस स्कूल छोड़ेगा तब। बहुत सारा ऐसा स्कूल है बेटा जो 5,000 10,000 रुपया डिपॉजिट मनी बोल के लेता है कि अगर आपका बच्चा तोड़ फोड़ कर दिया तो वहां से काट लेंगे हम पैसा। लेकिन मान लो मेरा बच्चा कोई तोड़ फोड़ नहीं किया, अब हो गया उसको स्कूल का कंप्लीट पढ़ाई 10 साल हो गया, छोड़ दिया स्कूल, तो उसको वो फीस वापस मिलेगा। तो उसको तुमको, लेकिन वो 5,000 को बढ़ा के मिलना चाहिए। नहीं बढ़ा बुड़ू की कुछ नहीं मिलेगा। वाह पैसा कहीं और लगा के रखेंगे तो बढ़ेगा ना। नहीं, यहाँ कुछ नहीं, उतना ही पैसा वापस। अरे आधा से बेसी स्कूल तो यही कहता है, स्टूडेंट लोगों को बताता ही नहीं है। देख पेरेंट 10-10 साल 12-12 साल पहले ऐसा कोई, क्योंकि स्कूल तो एक बार में पूरा पैसा ले लेता है अलग अलग नाम से एडमिशन के टाइम। अब मान ले बच्चा 1-2 में एडमिशन लिया, 1, 2, 3, 4 में, और फिर 12 हो गए छोड़ा, तो पेरेंट को क्या याद रहता है क्या ऐसा कोई पैसा डिपॉजिट भी दिए थे? नहीं। तो बहुत सारा स्कूल तो रिफंड ही नहीं करता, तुम एक्स्ट्रा पैसा का तो बात भूल ही जाओ। लेकिन मिलना चाहिए एक्स्ट्रा। स्टूडेंट अगर कोई फंड कहीं पे इन्वेस्ट किया है तो उसका अलग से फंड का डिटेल बना के रखा है कि नहीं। स्कूल को कोई प्राइज वगैरह मिला, उसका पैसा को कहाँ यूज किया है, कहाँ अलग से डाला है। स्टूडेंट टीचर लोग का, स्टाफ लोग का सैलरी का पीएफ काटता है स्कूल, तो पीएफ का पैसा ठीक से जमा किया है कि नहीं। स्कूल को हर साल एनुअल रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है, वो किया है कि नहीं बोर्ड को, क्योंकि वरना स्कूल का एफिलिएशन कैंसिल हो सकता है। इसके अलावा स्कूल का बहुत सारा एक्सपेंडिचर होता है, हेवी एक्सपेंडिचर, उनका सेपरेट हेड में मेंटेन हुआ है कि नहीं डिटेल, जैसे स्टाफ का सैलरी, स्कूल का इलेक्ट्रिक बिल, स्कूल का कैंटीन का खर्चा, स्कूल का लाइब्रेरी का खर्चा, स्कूल का क्या कंप्यूटर लैब का खर्चा, वो सब डिटेल मेंटेन रखना पड़ता है अलग से। सीधा बात बोले मस्कूर, कोई भी इंस्टीट्यूट का तुम ऑडिट करने जाएगा ना, तुमको 5 एंगल दिमाग में रखना है। मेरा बात दोबारा सुनना, 5 एंगल। पहला एंगल है प्रिलिमिनरी, माने वो बिगिनिंग का कॉन्ट्रैक्ट वगैरह स्कूल का, स्कूल या हॉस्पिटल या कॉलेज जिसका भी चेक करने जा रहा है उसका वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ठीक है। तो अब उसके बाद आ जाए एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम। अब अगर तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो बेटा तो वहां का क्या कमाई होगा? पेशेंट लोग से फीस, मेडिकल दवाई का सेल से कमाई, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में कैंटीन चलता है वहां से कमाई, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह का अलग से चार्ज लिया जाता है उसका कमाई, नॉर्मल डॉक्टर का फीस के लिए पैसा लिया जाता है उसका कमाई। स्कूल में भी वैसे 50 रकम का कमाई होता है, बुक्स का सेल। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट तुम जहाँ जा रहे हैं वहां पे क्या क्या कमाई का जरिया है वो मन में सोचना कि स्कूल का अगर ऑडिट पे जा रहे हैं तो स्कूल में क्या क्या कमाई का जरिया है, तो वो सब चीज चेक करेंगे। वैसे ही क्या क्या खर्चा होता है, जैसे हॉस्पिटल में होगा मेडिसिन लाने का खर्चा, ऑपरेशन थिएटर में इक्विपमेंट जो यूज होता है उनका खर्चा, स्टाफ का सैलरी, डॉक्टर का सैलरी, हॉस्पिटल को साफ सफाई रखने का खर्चा।
स्कूलों में हो जाता है तुम्हारा बुक्स का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, डस्टर का खर्चा, इलेक्ट्रिक बिल, हाँ, रेंट, अगर भाड़ा पे स्कूल का बिल्डिंग या हॉस्पिटल का बिल्डिंग भाड़ा पे है तो रेंट का खर्चा। बस तुमको हर एक में अगर तुम 5-5 आइटम भी याद करके लिख के आएगा ना मजकूर मन से बना के, स्कूल का एसेट्स क्या क्या हो सकता है। स्कूल का खुद का बिल्डिंग एक एसेट है। हाँ, स्कूल में कंप्यूटर लैब में अगर बहुत सारे कंप्यूटर है वो उनका एसेट है। फर्नीचर भी हो जाएगा। वेरी गुड। स्कूल का टेबल चेयर फर्नीचर उनका एसेट है। हाँ, और क्या एसेट हो सकता है स्कूल में? स्कूल में अगर वो तुम्हारा क्या बोलते हैं लैब वगैरह है तो लैब इक्विपमेंट उनका एसेट है। वो बड़ा बड़ा साइंस का लैब जो होता है, बायो का लैब, फिजिक्स का लैब। स्कूल का अगर कैंटीन खुद का है तो कैंटीन में जो एसेट है उसका खर्चा, कढ़ाई, गैस, हेन तेन, वो पूरा ओवन वगैरह सेट वगैरह। बस तुम एसेट चेक करोगे। वैसे स्कूल का लाइबिलिटी क्या होगा? सर स्कूल उधार में बहुत सारा बुक्स खरीद के लाता होगा। सर स्कूल उधार में फर्नीचर लाता होगा तो लाइबिलिटी यानी उधार चुकाना है। जो लोन लेता होगा स्कूल बैंक चलाने के लिए, बैंक लोन वगैरह। वैसे स्कूल का खर्चा क्या होगा? सर सैलरी का खर्चा, कैंटीन में खाना के सामान का खर्चा, डस्टर का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, ऐसे मन में साफ सफाई के लिए इक्विपमेंट का खर्चा, वो फिनाइल, सोप। तो जितना मन में याद आ सकता है ये सब खर्चा चेक करेंगे, कमाई चेक करेंगे, लाइबिलिटी चेक करेंगे, एसेट चेक करेंगे और बिगिनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह और मिनट्स वगैरह चेक करेंगे। वैसे तो हॉस्पिटल में लिखोगे, देखो वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का लिखोगे, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का पढ़ना पड़ेगा अलग से। तो आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। अपने को अब पढ़ना है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये बहुत काम का इसलिए इसको अलग से पढ़ेंगे। जैसे देखो बैंक ऑडिट, ये बहुत काम का टॉपिक होगा कि बैंक में ऑडिट करने जाते तो क्या क्या देखोगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ना है, बैंक पढ़ना है। इसके अलावा हाँ, चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट करने जाओ। ऐसे बहुत सारे ट्रस्ट होते हैं ना एनजीओ टाइप, उनमें क्या देखोगे? बस 3 ही बचा है, चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक और तो रिसीव पेमेंट कैसे चेक करना पड़ता होगा।